बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की जो शुरुआत है, हम जो इसका आगाज़ है वो एक अच्छे पैगाम के साथ करते हैं, एक अच्छी बात के साथ करते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में आज मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को हल फरमा दे तो उसका आसान नुस्खा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गमों को दूर फरमा देता है। अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान ही नहीं है। लिहाजा मुश्किलात का हल का तमाम मुश्किलात के हल का एक ही हल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस फरमान पे अमल करना शुरू कर दें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जितना कसरत से पढ़ेंगे मेरे भाइयों, सारे गम ख़त्म हो जाएंगे, सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोल देंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुमा आमीन। और चलते हैं अब अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जानते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेज़बानी में बड़ी बैठक। कराची में नालों की सफाई, पानी के मसाइल कैसे हल किए जाएं, सिंध और वफाक एक पेज पर आ गए। शहर में गैस बहरान संगीन, मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग में मजीद इजाफा। गैस बंदिश का दौरानिया 22 घंटे तक जा पहुंचा। कराची वालों का इंतजार खत्म, ग्रीन लाइन बसें मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल। तमाम 80 बसें सड़कों पर आ गईं, स्टेशन भी फाल हो गए। बसें सुबह 8 से रात 11 बजे तक चलेंगी। सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई, बारिशों का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। निकासी आब ना होने की वजह से ताजिरों समेत ड्राइवर्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर शहरियों से फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान सुलेमान और उवैस ने डिजिटिंग और सरमायाकारी की स्कीमों की आड़ में 200 से ज़ायद अफराद से करोड़ों रुपए लूट लिए। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। चलते हैं अपनी पहली ख़बर की जानिब, पहली स्टोरी की जानिब। और जब हम कराची के मसाइल की बात करते हैं तो कराची के मसाइल में एक बड़ा मसला जो है वो नालों की सफाई और पानी का है, पीने के साफ़ पानी का है। इसी हवाले से आपको बताएं कि सिंध और वफाक एक पेज पर आ गए हैं और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मेज़बानी में 6ठी सूबाई राब्ता कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा असद उमर, अमीनुल हक और सूबाई वज़रा सैयद गनी, नासिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद समेत दीगर जो हैं लोगों ने शिरकत की। इजलास में गुज्जर और औरंगी नालों की सफाई, KMC के 25 नालों की बहाली, K4 मंसूबा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कचरे से बिजली की पैदावार, रेड लाइन मंसूबा, माड़ीपुर एक्सप्रेस और दीगर मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। और बड़े ही अरसे से हम इस पे बात कर रहे थे कि कराची के मसाइल इतने ज़्यादा हैं और अब वो वक्त आ गया है जब सबको मिलकर एक पेज पर बैठना होगा, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, और अब दोनों एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। तो एक खुशाइन बात है, इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अशरफ खान साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक।
बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, वक्त दिया आपने हमें। कराची के मसाइल की जब हम बात करते हैं तो नालों की सफाई का एक बड़ा मसला सामने हमें नज़र आता है, और अब देखा जा रहा है कि सिंध और वफाक एक पेज पर हमें नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से जो मीटिंग भी हुई है जिसकी मेज़बानी वज़ीर आला सिंध ने की, क्या तय पाया गया है उसमें, और इस मीटिंग के हवाले से पहले हमें बताइए। जी देखें, इजलास से पहले हम बताएं, कई बार हमने कराची के मसाइल पर प्रोग्राम किए हैं, शो में अपडेट किए हैं जो अहम इशूज़ हैं। एट दी एंड आप देखें दोनों वफाक और सूबाई गवर्नमेंट जो है मिलकर एक सफ़े पर आई है, और जो ये उन्होंने प्लान किया है कि जो कराची के लिए जो मंसूबे ऐलान किए गए थे और बाकी जो पुराने मंसूबे कैसे उनको मुकम्मल किया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए K4 सबसे बड़ा मसला है कराची का पानी का जी। तो क्योंकि कराची की जो डिमांड है मतलब आप 50% ही पूरी कर पा रहे हैं। तो जो 50% का मंसूबा है K4 आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। आप सोचें 2016 में शुरू हुआ था, आज तक मुकम्मल, बहुत सारे मसाइल है, उसमें रुकावट हो कैसे दूर होगी, ज़मीन की खरीदारी का मसला है, उसके साथ दीगर जो आगे कैसे पिपरी तक आप जाएंगे, और वो पानी जो मिलेगा आपको तो तकरीबन जितना शॉर्टफॉल है वो उतना पूरा कर जाएगा, क्योंकि कराची की आबादी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें सबसे अहम KMC के जो 25 नाले हैं, वही पुरानी वाली बात मैं आपको याद कराऊंगा। आप हमेशा के इदारे मौजूद हैं, KMC भी मौजूद है, लेकिन नालों की सफाई 25 नाले हैं छोटे, क्योंकि बड़े नाले, गुजर नाला हो गया, दीगर नाले, जो बड़े नालों को छोड़ के KMC के माथे जो छोटे इलाकों से नाले आके उसमें मिलते हैं, उनकी सफाई कभी नहीं हुई है। अब जब वो कोई एक्शन होता है, बरसात होती है, तो उस वक्त अट्रैक्ट होके जाके काम करते हैं, उसके बाद काम होता नजर नहीं आ रहा। अब जो क्या हुआ है प्लान के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उनकी सरबराही में, यानी उनकी मेज़बानी में तमाम वफाकी वज़रा भी वहाँ पे बैठे हुए थे, और कराची के मसले कैसे हल होंगे, कौन से मंसूबे कैसे होंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ा मंसूबा, जैसे कि हमने आज हेडलाइन भी हमारी थी कि ग्रीन लाइन आज से जो है मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है और उस पर आवाम को सर्विस दी जा रही है। इसके साथ ही एक रेड लाइन है सिंध गवर्नमेंट का, जो कि उसकी क्या पेशरफ्त हुई है, क्या है, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी करनी है, 4 लाइनें उस पर आके ग्रीन लाइन का जो है गुरुमंदिर पर वो मिलेंगी। तो अब ये तमाम मंसूबे हैं जो बड़े बड़े कराची के मंसूबे हैं, जिसमें नालों की सफाई आ गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और कराची उसमें मसाइल में गढ़ बन जाता है। उसके साथ कचरे का मसला है, इसके बाद पानी का मसला है, फिर उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट का मसला है। ये तमाम मंसूबे के लिए दोनों सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट, भले ही उनकी दोनों सियासी जमातें अलग अलग है, लेकिन अब वो दोनों मिलकर उन्होंने प्लान किया है कि अब कराची के मसाइल हल करने होंगे। अब यहाँ पे हम देखें कराची के मसाइल हल तो होंगे, लेकिन इसके लिए जो पैसे हैं, यानी कि 25 नाले हैं छोटे KMC के, अब उसकी सफाई, उसकी मरम्मत, जो टूट गए हैं, उसकी छोटी पुलिया वो टूट गई, अब उसके लिए पैसे चाहिए। अब अगर सिंध गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, अब वफाक अगर आ रही है, तो वफाक ने भी कराची को 1100 अरब रुपए का मंसूबा लगाया, और तकरीबन 1.5 साल हो गए। अब वो 1.5 साल के बाद, यानी 1 साल कोविड के बाद वो काम रुका रहा, फिर अब आके बोला है कि हमने 5 बड़े मंसूबे उसमें डाले हैं, जिसमें उन्होंने जो है आपका कराची सर्कुलर रेलवे भी डाल दिया, उसमें K4 भी डाल दिया, जो पुराने मंसूबे चले आ रहे हैं। क्योंकि नए मंसूबे जिसमें सड़कों की तामीर है, कराची में पानी की पूरी पाइपलाइनें डालनी गई हैं, और सड़कें बनानी है, फुटपाथें बनानी है, सब ये इसका कोई भी सामने नहीं। आशिफ साहब, ये जो K4 मंसूबा है, हमने देखा था कि कई अरसे से ये चल रहा है, कई सालों से, और जो है डिले का शिकार है। अब क्या इसमें तय पाया गया है, कितने सालों में ये मुकम्मल हो जाएगा? जी, वफाकी वज़ीर जो असद उमर, वो जब लास्ट टाइम कराची आए थे तो उन्होंने ये कहा है, ऐलान कर दिया है कि वापडा के थ्रू जो है अब ये बनेगा। और FW पहले भी कर रहा था, लेकिन आके जाके उसको जो है तकरीबन 70% मुकम्मल हो गया, 30% जो है उसको आगे पिपरी तक कैसे लेके जाना है। कि अगर आपने M9 देखा होगा, जो मोटरवे हमारा बना हुआ है कराची से हैदराबाद, वो क्रॉस करके आपका इस तरफ कराची के दूध में आ चुका है। अब उसको आगे जो 30% मंसूबा है वो मुकम्मल करना है, तो उसके लिए अब प्लान हो, क्योंकि ज़मीन की खरीदारी करनी है, फिर उसके साथ उसकी जो है वॉल बनानी है, और किस तरीके से अंडरग्राउंड लेके जाना है या पानी पाइपलाइन के थ्रू ऊपर से लेके जाना है। अब ये क्योंकि वहाँ पे आबादी भी है, अब वहाँ से पिपरी तक अगर पानी जाता है तो उसके लिए जो ज़मीनें हैं, क्योंकि अगर आपकी ज़मीन है और आप वहाँ पे काश्तकारी कर रहे हैं तो आप अपनी ज़मीन तो नहीं देंगे। अब उसकी ख़रीदारी के लिए कहाँ से लेके जाएं, क्योंकि मंसूबे का अगर जहाँ एंगल चेंज होता है तो आप प्रेशर देखें कि 25 करोड़ गैलन पानी एक टनल से आ रहा है। अब उसका आप एंगल अगर चेंज करेंगे, 70% मंसूबा मुकम्मल हो गया। अब जाके अब नई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है और कहा जा रहा है 2023 में ये पानी कराची वालों को मिल सकेगा, जो पहला फेज है 25 करोड़ गैलन जो है, यानी कि जो टोटल मंसूबे का 50% पानी कह रहे हैं 2023 में मुकम्मल होकर मिलने लगेगा। अब क्योंकि ताखीर हुई
पीटीआई गवर्नमेंट भी आई, 3 साल से ऊपर का 3.5 साल कह सकते हैं हम हो चुका है, और वो मंसूबा जो है डिले पे डिले, जहाँ मंसूबा वो था इनके आने से पहले वहीं पे खड़ा हुआ है। कराची के बड़े मंसूबे की बात करें, जैसे नालों की सफाई है, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कराची सर्कुलर रेलवे पे भी जो काम हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है। और तमाम बड़े मंसूबे जिसमें हम बात करें तो इस वक्त अगर ये मुशावरत हुई है, दोनों एक साथ मिलकर बैठे हैं, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट भी उस वक्त काम नहीं कर सकती जब तक उसको पैसे नहीं मिले। कराची को पैसे की ज़रूरत है, और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कहती है कि कराची 65% रेवेन्यू कमा के देता है टोटल। सही, बिल्कुल सही कहा अशरफ साहब। और हमेशा से हमने देखा है कि जो सिंध और वफाक की जो एक जंग रही है हमेशा मसाइल के हवाले से और वसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पे क्योंकि वसाइल का रोना हमेशा रोते हैं कि फ़ंड्स नहीं दिए जाते। अच्छा, इसमें ये जो मीटिंग हुई है इसमें कई मंसूबों के हवाले से बात की गई है। कचरे से बिजली बनाने की बात की गई है। अगर हम बात करें कि वेस्ट की अगर बात करें, वेस्ट मटेरियल, बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि कचरे से बिजली पैदा की जाती है, और भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको दूसरे प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक पाकिस्तान में इस हवाले से कोई काम हो रहा है, और ये किस तरह से किया जाएगा, इस हवाले से भी बताइए। सिंध में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना था जी, और उसका काम है, क्योंकि अगर आप बाहर जाएं, चाइना में जाएं या दीगर ममालिक में जाएं, तो उसकी एक इन्होंने स्टडी लेके एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बोर्ड जो है सिंध गवर्नमेंट लाई थी, एक अच्छा इकदाम था। उसका क्या कहना है, सिर्फ कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ जगह से कचरा उठा के ले जाना काम नहीं है। उसका ये है कि आपको यहाँ से उठा के डंपिंग पॉइंट, यानी कि जो शहर से दूर इलाके में जाके वो कचरा जी, जो मतलब हज़ारों टन कचरा जो रोज़ का निकल रहा है, कराची 14,000 टन निकलता है। अब वो अगर जाके आप डंपिंग पॉइंट पर डालें, डंपिंग पॉइंट पे भी तो जगह चाहिए ना, कितनी रोज़ इतना आप डाल लें। तो वहाँ पे उन्होंने प्लान दिया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कि कचरे से बिजली बनाने का एक वहाँ प्रोजेक्ट लगेगा। कचरा जाएगा वहाँ पे, उसको चुना जाएगा, और जो उसके अलावा जो वो डाला जाएगा उस प्लांट में, उसके बाद उससे बिजली बनेगी। अब ये 2016 से बातें हो रही हैं। तो मैं वही कह रही हूँ अशरफ साहब, अभी तक कोई ऐसा काम हो रहा है सिंध में या दूसरी जगहों पे अगर देखें, कुछ ऐसा प्लान कोई लगाया गया है जो वेस्ट जो कचरे से बिजली बनाई जा रही है? देखें, ये पेपर वर्क बहुत होता है हमारे यहाँ जी, सिर्फ पेपर पे लिखना, मीटिंग, मुलाकातें, उसने ये कर दिया इसने, मगर हकीकत में देखें कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब पूरी दुनिया जो चेंज आउट होती है, अपने मसाइल जो है उसको हल करने के लिए आगे बढ़ती है, तो कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? पानी और कचरा। पानी के लिए इन्होंने कहा था समुंदर, मतलब कराची समुंदर के पास फिर भी प्यासा है, आप सोचें। तो उसके लिए आपका वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाना था, यानी कि समुंदर के पानी को, खारे पानी को मीठा करके शॉर्टफॉल पूरा करना है। वो मंसूबा आज तक नहीं आया। बहुत सारी बातें हुई, सदर मुमलिकत ने भी कहा कि हम ला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कराची के लिए आपके K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद आप बात करें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, कचरे से आप बिजली बनाएंगे। बातें बहुत अच्छी होती हैं और ऐसी होती हैं कि आदमी सुन के कहता है कि भाई सारे मसले बस चंद यूं हल हो जाएंगे, लेकिन हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सिंध गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है, और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट, और सपोर्ट कौन सी चाहिए? पैसे जी। अब क्योंकि आप इखराजात देखें, जो मंसूबा एग्जाम्पल लेते हैं, हम आज से 5 साल पहले था, हम लेते हैं कि वो 10 अरब रुपए का मंसूबा था। 5 साल बाद रुपए की कदर में कमी हो गई। तमाम अशिया, स्टील की बात करें, सीमेंट की बात करें, कोई चीज़, क्योंकि मंसूबा जब तैयार होता है सब चीज़ें लगती हैं, उसकी कीमतें दुगनी हो गई हैं। तो आप कैसे वो 5-10 अरब का मंसूबा, तो ठीक है अशरफ साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप जब सिंध और वफाक एक पेज पर मिलकर बैठे हैं तो यकीनन मामलात बेहतर होंगे और कराची के मसाइल जो हैं उसमें कमी आएगी। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। शहर कायद की बात की जाए, कराची शहर की बात की जाए तो इस वक्त गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अब मज़ीद इसमें इजाफा हुआ है, और गैस की जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया भी 22 घंटे तक कर दिया गया है। जो घरेलू सार्फिन हैं वो सख्त परेशान हैं। ख़वातीन को खाना बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सार्फिन तो परेशान हैं ही, उनको दुश्वारी का सामना तो है, इसके अलावा जो सनतकार हैं उनकी वो भी इस परेशानी से मुतासिर है, क्योंकि सनतकारों को भी गैस की फराहमी जो है वो नहीं की जा रही, जिसके बायस जो है वो प्रोडक्शन यानी पैदावार जो है वो मुतासिर हो रही है। इस हवाले से बात करते हैं। जी अशरफ साहब, सर्दियाँ आते हैं,
सर्दियों के आते ही हम देखते हैं गैस बहरान जो है वो शदीद हो जाता है, और अब जब सर्दियां अपनी पीक पर हैं, कराची में भी काफ़ी ठंड है, तो ज़ाहिर है इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब सनतकारों को जो गैस की फराहमी की जा रही थी उसमें भी मज़ीद कमी कर दी है, जिसकी वजह से पैदावार भी मुतासर हो रही है। तो क्या आप समझते हैं ओवरऑल इकॉनमी पे इसका क्या इम्पैक्ट है? जी, अगर हम देखें कि हफ्ते को सुबह जो है 2 गैस फील्ड हैं स्वीट सदर्न गैस की, इसमें भेट है और सावन गैस फील्ड, तो वहाँ से 40 MMCFD गैस तकनीकी ख़राबी पे सप्लाई रुक गई। तो उससे क्या हुआ कि जो इनका शॉर्टफॉल था वो तकरीबन आप देखें कि वो 250 MMCFD था, 300 MMCFD पहली बार तारीख में पहुँच गया स्वीट सदर्न गैस का। उसका असर ये हुआ कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के, जो दूर दराज नॉर्थ कराची है, शादमान है, नॉर्थ आनाबाद है, नाजाबाद है, जो मुख्तलिफ इलाके लांडी है, किमाड़ी है, वहाँ पे जो गैस का शॉर्टफॉल आप हैरान होंगी, 15 से 22 घंटे गैस नहीं है। अब गैस नहीं है तो घर में खाना कैसे बनेगा? अब यहाँ लोड मैनेजमेंट करके कह रहे हैं पूरा करेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर सनतकारों को कहने के स्वीट सदर्न गैस लोड मैनेजमेंट में नाकाम हो गया है। अब कराची में अब ये कह रहे हैं हम घरेलू सार्फिन को तरजीह बुनियादों पर गैस देनी है। कहाँ तरजीह? अब घर पे आप सोचे पोश इलाके कराची में डिफेंस क्लिफ्टन आप जाएं, वहाँ घरों में गैस नहीं है, बिल्कुल ऐसे और इतना डेंजरस है क्योंकि हम लोग आदी नहीं है सिलेंडर यूज़ करने के। अब वो जब लगाते हैं तो डर रहे होते हैं, क्योंकि घरों में आप आए दिन हम लोग खबरें हम लोग जो अपडेट कर रहे होते हैं सिलेंडर ब्लास्ट ये सारा, क्योंकि ये गैर कानूनी सिलेंडर भी बहुत सारे मार्केट में, अब लोग मजबूरी होकर सिलेंडर लेकर आते हैं, लगाते हैं। अब मसला ये उनको इस्तेमाल करने का, क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं की है वो चीज़, किस तरीके से सेफ्टी करनी है कि वो किचन से बाहर रखना है या किचन के अंदर रखना है, क्योंकि सेफ्टी देखनी पड़ती है। अब उसके जो खतरा एक वो अलग हो गया, और बाकी आप घरेलू सार्फिन की जो तरजीह यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी घरेलू सार्फिन को, उनको गैस नहीं मिल रही है इस वक्त। और कराची में 7 अजला हैं। अब 7 अजला की बात करें तो तमाम अजला में जाकर किसी से भी पूछें, जब खाना बनाने के लिए चूल्हा खोलते हैं गैस प्रेशर इतना कम कि आप बना लें, खाना बन ही नहीं सकता। तो आशिफ साहब, ये जो कहा गया कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी की जा रही है, जिसके बायस हमने देखा CNG स्टेशंस जो हैं वो बंद कर दिए गए, सनतकारों को भी गैस की फराहमी कम कर दी गई, तो फिर भी घरेलू सार्फिन तक तो गैस नहीं पहुँच रही है। नहीं, वही अब इनको जो प्लानिंग है, अगर कोई एक टर्न अराउंड पे जाती है, यानी कोई गैस फील्ड काम कर रही है तो मरम्मत के लिए जाती है वो। अच्छा। अब उसको भी नहीं रोकते हैं, वो भी चल रही है, लगातार चल रही है, तो क्या होता है कि उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है। जैसे कि अभी हफ्ते को आई, सुबह जो शॉर्टफॉल हुआ है हफ्ते को, वो 2 गैस फील्ड जाने से बिल्कुल आप देखें तो हमने वो खबर भी हमने ब्रेक की थी, और जो बिजनेसमैन कम्युनिटी के जो चेयरमैन है जुबैर मोतीवाला, उन्होंने कहा 5 इंडस्ट्री जोन में गैस प्रेशर 0 है। आप सोचें 7 इंडस्ट्री जोन, जिसमें से 5 इंडस्ट्री जोन में इंडस्ट्री को गैस बंद है, तो उसकी पैदावार क्या होगी? चल रही होगी, बंद होगी यकीनन। और एक्सपोर्ट की बात करें तो जो सिर्फ दिसंबर में जो डाटा आया है, एप्टिमा ने कहा है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स ने, कि जो दिसंबर में 15 दिनों में गैस का शॉर्टफॉल हुआ है तो $50 करोड़ की एक्सपोर्ट मुतासर हुई है। मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं, $1 अरब के लिए IMF के पास जा रहे हैं, और $50 करोड़ की आपकी एक्सपोर्ट सिर्फ 15 दिनों में गैस का जो बहरान आया था उसकी वजह से आपका शॉर्टफॉल हो गया है। अब तो आशिफ साहब, आप क्या समझते हैं कि आपने बताया $50 करोड़ का जो है नुकसान हुआ एक्सपोर्ट्स में हमारी, तो आप क्या समझते हैं प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजीज़ पहले से नहीं बनाई जाती, और अगर हम अपने इंटरनल जो चीज़ें हैं या अपनी प्रोडक्शन को सही कर लें तो वो बेहतर ना होगा, बल्कि हम ये करते हैं कि जब हमें इतना बुरा वक्त आ जाता है तो हम IMF के सामने हाथ फैला देते हैं? जी, अगर देखें हम कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती तो हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, अगर आप भी ऑफिस आ रही होती प्लान करती भाई इस तरीके से यहाँ से जाऊँगी, ये करना है मुझे, ये करना है। तो इनके लिए भी जब गैस मतलब सर्दियाँ आ रही थी तो गैस की कितनी डिमांड होगी, क्या होगा, जैसे कि LNG इंपोर्ट कर रहे थे उसका क्या कितनी मंगानी चाहिए, वो कम मंगाई। उसके बाद सेकंड फेज़ क्या हुआ कि जो आपकी गैस फील्ड है, सर्दियों में क्या होता है कि आपका प्रेशर जो है ऑलरेडी गिर जाता है, ठीक है, और साथ में डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि आप सर्दियों में देखें कराची में तो इस दफ़ा इतनी सर्दी पड़ी है, वरना अगर आप देखें अमूम जैसे पंजाब में देखें, आप अपर हिलिया में देखें, बलूचिस्तान में देखें, वहाँ सर्दी बहुत होती है, तो वहाँ गैस की डिमांड कैसे बढ़ती है? गीज़र चल जाते हैं, आपके हीटर चल जाते हैं, तो जब गीज़र और हीटर जब चलते हैं तो आपकी डिमांड जो दुगनी हो जाती है। आपने घर का बिल भी देखा होगा गैस का, कि गर्मियों में बिल्कुल ही यहाँ होने के बराबर आप यूज़ कर रहे होते, चूल्हा चल रहा था कि हीटर तो चल नहीं रहा होता, मगर सर्दियों में वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है। घरेलू की बात करें, इंडस्ट्री की सोचें,
जब आपको चलानी है तो किस तरीके से करना है, तो आपका जब गैस फील्ड भी डाउन हो रही है, आपकी जो गैस भी शॉर्टफॉल है, तो आपको इंपोर्ट कर ले। जब आप इंपोर्ट पे चले गए हैं आपको प्लान करना चाहिए था, अब प्लान भी लेकिन नहीं वो हुआ। भी वक्त पर इंपोर्ट नहीं की जाती, जो टेंडर है वो नहीं सही उस वक्त जब ज़रूरत है। आप पहले से प्लानिंग करें तो मेरे ख्याल है ये हर साल हमें जो है गैस बहरान का सामना करना पड़ता है। अच्छा अशरफ साहब, शॉर्टली ये बता दें कि अगर अभी से हम कुछ ऐसी कोई सजेशन आप देना चाहें कि आगे आने वाले जो साल हैं उसमें हमें जो है गैस बहरान का सामना ना करना पड़े। हमें चेंज आउट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्विस सदन गैस का जो नुकसान है अनअकाउंटेड फॉर गैस कहलाता है, कि पाइपलाइन के थ्रू पूरे मुल्क में जो गैस दी जा रही है उसमें 15% नुकसान होता है। यानी कि 100 रुपए की आप गैस डालते हैं, 15 रुपए की गैस ज़ाया हो जाती है। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन जो है वो आज तक पूरे मुल्क में, बल्कि सिंध की बात करें हम, चेंज ही नहीं हुई है। तो अब वो पाइपलाइन जो डाली गई है 50 साल से डाली गई, तो गल गई होगी। अब यकीनन लीकेज भी हो रही होती है। अब उसको जो है करना क्या पड़ेगा, तो हमें जो है ना, जो मास्टर्स कह रहे हैं या माहिरीन कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमें नेक्स्ट प्लान जो है सिलेंडर पे जाना पड़ेगा। जैसे हम भारत की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, तो मिडल ईस्ट में भी अगर हम जाके देखें तो वहाँ गैस पाइपलाइन उन्होंने सिलेंडर पे ही किया हुआ है। आपके घर हैं, फ्लैट हैं, बाहर के वही सिलेंडर ला के लगा देते हैं और गैस, क्योंकि अब उसमें जो सिलेंडर में गैस है वही आप इस्तेमाल करेंगे। पाइपलाइन में डाल के आप ज़ाया नहीं करेंगे, यानी कि पाइपलाइन में जो आप डाल रहे हैं तो उसमें आप 15% गैस ज़ाया हो रही है। सही। तो वो 15% जो शॉर्टफॉल हो रहा है आपका, अभी कितना शॉर्टफॉल, 300 MMCFD, उतना ही आपका ज़ाया हो रहा है। अगर आप इसको घरेलू सार्फ, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन सा है, घरेलू सार्फ, वो क्योंकि उनको गैस पाइपलाइन के थ्रू देने से हमें जो नुकसान है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए जो तमाम माहिरीन ये कह रहे हैं कि हमें सिलेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मज़ीद बात करेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे कि कराची का जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं और ग्रीन लाइन बसें मुकम्मल तौर पर आज से ऑपरेशनल हो गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे ग्रीन लाइन बसेस के हवाले से। आपको बताएं कि आज ग्रीन लाइन की तमाम 80 बसें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दी गई हैं। आज से जो मुसाफिर हैं वो ग्रीन लाइन बसों में सफ़र करेंगे और ग्रीन लाइन बसेस का जो औकात हैं वो भी 4 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। अब इसको बढ़ाकर 15 घंटे कर दिया गया है और ये बसें जो हैं वो सुबह 8 से रात 11 बजे तक चलेंगी। सुरजानी से नुमाइश तक रोज़ाना 1 लाख से ज़ायद मुसाफिर इसमें सफ़र कर सकेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हबीब खान, उनसे जान लेते हैं। जी हबीब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज से ग्रीन लाइन बसेस का मुकम्मल तौर पर आगाज़ हो चुका है, क्या तासुरात हैं आवाम के? बिल्कुल, देखें कराची वालों को तवील मुद्दत के बाद जो है वो मास ट्रांसिट मंसूबा जो है वो मिल गया है और बड़े अरसे से कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में जो है खला था और अब कराची में आज ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया है। 80 बसेस हैं इस मंसूबे के लिए जो मंगवाई गई थी और तमाम तरह 80 बसेस वो इस ट्रैक पर जो है वो आज ले आए हैं और चला दी गई हैं। सुबह 7 बजे से जो है वो तमाम तर ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है और अब हम इस वक्त मौजूद हैं नुमाइश के कराची ब्रीज स्टेशन पर, जो कि मरकज़ी स्टेशन है और इस वक्त बड़ी तादाद में शहरी जो है वो हमें यहाँ पे सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से यहाँ पे शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी शहरी जो है वो आ रहे हैं, अपनी टिकटिंग करवा रहे हैं। बसेस के अगर हवाले से बात करें, हर 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो बस एक यहाँ पर रवाना भी हो रही है और यहाँ पर आमद भी हो रही है। शहरियों को जो है वो बड़े अच्छे तासुरात अब तक हमें मिल रहे हैं। कुछ अभी शहरी हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी। आप सफ़र करते हुए आ रहे हैं और कहाँ से आपने सफ़र किया, पहले तो ये बताइएगा। मैं 4 के चौरंगी स्टाफ से बैठा हूँ और नुमाइश का आखिरी स्टाफ है, यहाँ इधर उतरा हूँ। मैं मुसलसल 10 रोज़ से आ रहा हूँ, पहले 12 बजे की टाइमिंग थी, लेकिन आज मुझे खुशी हुई है कि आज ये शाम 10 बजे, रात 10 बजे तक चलेगी, तो हमारा वापसी का सफ़र भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। जो परेशानी थी सफ़र की वो मामला ख़त्म हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और ये ग्रीन बस बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है शहरियों के लिए, लेकिन हमारे शहरियों का ये भी है कि इसका ख्याल भी करें। अच्छा ये बताएं कि ग्रीन बस का जो किराया रखा गया है वो 15 रुपये से 55 रुपये तक रखा गया है, तो कितना आवाम के लिए ये आसान है इस किराए में सफ़र करना 55 रुपये तक? और सरजानी से आपने यहाँ तक का सफ़र किया है, सफ़री सहूलियात कैसी हैं ये भी बताइए। सफ़री सहूलियात तो बेहतरीन है, जैसे हम बाहर मुल्कों में जाते थे उस तरीके से हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र बहुत है। लेकिन किराए का मसला ये है कि किराया मैं उधर से 70 रुपये इंची में, उसमें धक्के, रोड ख़राब, बारिश का पानी, ये मामला, फिर लेडीज़
और जेंट्स का मामला भी होता है, लेकिन इसमें अल्लाह का शुक्र है लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, फैमिली का अलग है। सबसे बड़ा अच्छा जो ये प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर फैमिली के लिए बड़ा अच्छा वो है सिस्टम। बाकी चिंचियों में बसों में आपको पता जो धक्के ख्वारी होती थी। अच्छा, ये भी बताइएगा साथ के जैसे हम शहरियों को कराची में एक परेशानी रहती है कि घंटों घंटों का सफ़र होता है, तो इस बस की वजह से कुछ सफ़र ये भी आसानियाँ हुई हैं? बड़ा सुकून मिला। मैं अपनी ही बता रहा हूँ, मैं बैठता हूँ जैसे घर में बैठा हूँ, और माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा आदमी बिल्कुल फ्रेश होकर उतरता है, फ्रेश होकर दोबारा अपने घर पे जाता है शाम में इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा, आप सफ़र करके आ रहे हैं, सफ़र कैसा रहा? सहूलत है शहरियों के लिए बस में? बहुत सहूलत है सर, बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा है ये, और इसको चलना चाहिए। अच्छा, किराया मुनासिब है शहरियों किराया के लिए? हमारे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा अगर कम हो तो और बेहतर हो जाएगा हिसाब के साथ। अच्छा, बिल्कुल देखें शहरियों के तासुरात बड़े मस्बत हैं और शहरी बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस स्टेशन के हवाले से भी आपको आगाह करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग सिस्टम लगाया गया है। शहरियों को जब एंट्री लेनी है तो उनके लिए अलग, और जब एग्जिट लेना है, जो बस अभी सफ़र यहाँ से करके आ रहे हैं, अभी इनके हाथ में अपनी टिकटिंग मौजूद है और ये यहाँ पर पंचिंग करके जो है वो इसके ज़रिए बाहर आएंगे। तो बेहतर सहूलियात है, कराची वालों को बड़े अरसे के बाद ये सहूलत मिली है और खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है। हाँ हबीब, ये भी बताइए कि आपने सफ़र किया है और कैसा लगा आपको, और ये भी मुझे बताइए कि जो अभी मिनिमम किराया है अगर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाते हैं तो वो कितना है, और मैक्सिमम अगर कोई सुरजानी टाउन से आखिरी स्टॉप जो नुमाइश है वहाँ तक अगर सफ़र करता है तो कितना किराया उसे देना होगा? बिल्कुल, देखिए अभी मिनिमम जो किराया इसमें रखा गया है वो 15 रुपये रखा गया है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का, और अगर 21 किलोमीटर का जो तवील ट्रैक है नुमाइश से सरजानी तक का, उस पर 55 रुपये का जो मैक्सिमम किराया है वो रखा गया है। और ख़ास तौर पे एक कुछ पैकेजिंग कार्ड इशू किए गए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स इशू किए गए हैं। उसमें शहरियों को एक और सहूलत दी गई है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के ज़रिए उसमें अपना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं और उसमें जब चाहे जितना सफ़र चाहे उसमें तय कर सकते हैं। तो वो सफ़र के हिसाब से जो है वो उनके कार्ड में से अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम के तहत इसमें टिकटिंग का निज़ाम रखा गया है। साथ ही साथ जो एक दफ़ा का सफ़र करने वाले वो एक स्लिप के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक स्लिप के ज़रिए वो यहाँ से 15 रुपये तक, 55 रुपये तक की जो स्लिप है वो बनवा के ट्रैवल कर सकते हैं। रहे थे हबीब खान थे जी। अशरफ खान साहब आपकी तरफ आएंगे। एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, और जिस तरह शहरियों ने बताया कि एक सफरी मुश्किलात की अगर बात करें तो एक बड़ा मसला कराची वालों के लिए था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई स्टॉप्स मतलब कई बसेस बदलनी पड़ती थी, चिंची में सफ़र करना पड़ता था, तो वो अब ख़त्म हुआ है। नहीं, आप देखें कि जो मुसाफिरों का जैसे हबीब ने लिया, मुसाफिरों के जो कमेंट्स थे बहुत ही ज़बरदस्त आला कमेंट्स कहेंगे इसको मेरे हिसाब से, और इतने सालों में हमने कभी कराची के मुसाफिरों की जानिब से ऐसी कोई कमेंट्स नहीं सुने। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कराची में जो चिंची माफिया जो है, जिसको पूरी सड़कों पर ट्रैफिक जैम का मसला बनते हैं, तो आप वो 70 रुपये वो बता रहे हैं कि वो आने जाने पे देते थे, वो अब वो 55 रुपये में वहाँ से आए हैं खुशी खुशी। और दूसरी बात उन्होंने जो एक कही कि मैं फ्रेश हूँ, मैं वहाँ से आराम से बैठा, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठा, टाइम भी मेरा बचा और टाइमली मैं यहाँ पर पहुँच गया। और टाइम क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि आपका ट्रैक ही अलग है ना वो, और लगातार गाड़ी हर 3 मिनट 4 मिनट पे एक बस आ रही है। आवाम का जो रिएक्शन है बहुत ज़बरदस्त है, और मैं कहूँगा मतलब ये जो मंसूबा मुकम्मल हुआ तो वेल डन है उनके लिए, क्योंकि जो रिस्पांस आ रहा है, अब 80 बसें चलेंगी आने जाने पे, और सबसे बड़ी टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे, क्योंकि जो यही जो रश आवर है, अगर आप देखें टावर से अगर आप नॉर्थ कराची 4 के आखिरी स्टॉप आप जाएँ, आप थक जाएंगे, आपके सर में दर्द हो जाएगा अगर आप खुद जा रहे हैं। अगर आप गाड़ी चला भी नहीं रहे हैं, आप बैठे में उसमें, आपके जाते जाते बस में ऐसी हालत हो जाएगी आपका मतलब आप चलने के काबिल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको अगर फ्रेश माइंड नहीं रहेगा ना आप काम कर सकते हैं ना आराम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ट्रैफिक होती है उस ट्रैक पे कि आदमी थक जाता है घर जाते जाते। मगर ये वाला आप देखें कि आप वो आराम से वो आए हैं, बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे थे, खुश थे, और जो जब वो कोई चीज़ की सहूलत मिलती है तो रिस्पांस भी आता है, बहुत अच्छी रिस्पांस भी दिया उन्होंने तमाम मुसाफिर। हाँ बिल्कुल, हमें नज़र आ रहा है आवाम का जो रिस्पांस है वो एक अच्छा रिस्पांस है। अच्छा ये भी बताइए अशरफ साहब, किराए की इन्होंने बात की कि 15 रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 55 रुपये है, तो ये भी मेरे ख्याल है इतना रीज़नेबल है, क्योंकि जब आप 3 से 4 बसेस बदलते हैं तो अगर आप एक ही दफ़ा 55 रुपये भी दे रहे हैं तो वो मुश्किल नहीं है, सही है। 21 किलोमीटर का ट्रैक भी है और 55, क्योंकि अभी आप देखें जो हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है, और किराया अगर देखें नॉमिनल, क्योंकि अभी ये पूरा टावर तक इसको जाना है इस मंसूबे को, अगर ये टावर तक जाता है और 55 रुपये से ये 60 रुपये भी बनता है या 65 रुपये भी बनता है, तो
इनफ, क्योंकि आपको सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है, टाइम बच रहा है आपका। यानी कि अगर आप टावर से 4K का आखिरी स्टॉप जाते हैं जिसमें घंटा सवा घंटा लगता है बस पे, वो आप 20 मतलब ले लें 40 मिनट मैक्सिमम ले लें, तो आपके खड़े होने का और फिर वहाँ से जाने का, वहाँ पहुँचने का, तो आपकी सेफ जो वक्त के बचत भी हो रही है, आपका जो रश उससे बच रहे हैं आप, आपकी टेंशन कम हो रही है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो खुशी थी ना वो इनके चेहरों पे जो हमने देखी है अभी नज़र आ रहा है, फ्रेश हैं। और सबसे दूसरी बात कि अब सुबह से लेकर रात तक चलेगी 15 घंटे, यानी सुबह 8 बजे से, तो जिनको 9 बजे दफ्तर पहुंचना है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं या वो, आप देखें पंजाब में यही है, पूरे पंजाब में ये बस सिस्टम जो आया है जब से, तो उनको आप ट्रैफिक अगर देखें तो उससे ट्रैफिक भी कम होगा, क्योंकि सही, और एयर पोल्यूशन जो है वो भी इससे ख़त्म होगी। अच्छा ये भी बताइए कि अशरफ साहब, इसी तरह अभी तो ये 80 बसें आई हैं ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत, बाकी जो मंसूबे हैं रेड लाइन या ऑरेंज लाइन की बात कर ली जाए, जो सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो भी आगे कंप्लीट होंगे, तो वो कहाँ तक काम पहुँचा है या वो सिर्फ अभी तक कागजात में है? जी, अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया 250 बसें ला रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जिसमें से 200 बसें कराची में चलेंगी मुख्तलिफ मनसूबे पर, और 50 बसें इंटीरियर सिंध में जाएंगी। अच्छा। जिसमें हैदराबाद और दीगर शहर हैं। तो 200 बसें भी आ जाती हैं, तो 80 बसें हैं, आप सोचें तो उस पर इतनी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आपको ये बहुत सारे एरिया हैं आपके, एक तो ये आपका सुरजानी से लेके आप इधर आ रहे हैं, एक ये हो गई, यूनिवर्सिटी रोड भी बहुत ट्रैफिक होता है। इसके बाद आप देखें मरीज से जो आप आते हैं, शाह फैसल से आते हैं, उनका भी शाह फैसल से अगर ट्रैक किए, अगर यहाँ पे आप उमूमी तौर पे देखें तो कराची में इस वक्त जो शॉर्टफॉल बसों का बहुत ज़्यादा है, 200-250 बसें कुछ नहीं करती, लेकिन अगर ये सर्विस आती है तो बहुत फ़ायदा होगा। एक टाइम आप हैरान होंगी, कराची में मतलब जो हमने रिपोर्ट की हुई है तो तकरीबन 10,000 बसें थी। आपको याद होगा हम जब मैं जब कॉलेज जाता था तो हमें बहुत सारी जो कोचेस चलती थी, और वो इतनी तेज़ चलाते थे वो, एक तो हादसा तो होते ही होते, लेकिन इतनी कोचेस कि हर 5 मिनट पे पीछे एक बस आ रही होती। अब वो चिंची रिक्शे सब आने से बसें ख़त्म हो गई हैं और लोग खड़े रहते हैं। आप बस स्टॉप पे देखें, अब हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी इंतज़ार कर रही, तो बस में जगह ही नहीं होती है। अब ये जब सर्विस आएगी तो ख़वातीन को सहूलत मिलेगी, ठीक है। उसके साथ जो है आपका तमाम, क्योंकि शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा, अगर ये मजबूरी तौर पर 500 बसें भी आ गई ना कराची में तो बहुत रिस्पांस आएगा। बिल्कुल। चलेंगे अब अपनी अगली स्टोरी की जाने बात करेंगे। कराची की बात कर रहे हैं, जहां कराची की हम देख रहे हैं कि मसाइल का हल भी जो है वो निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह कराची जो है वो भी एक डेवलप सिटी में उसका शुमार होगा। लेकिन अफसोस के बाद कि अभी भी मसाइल इतने हैं, और जब मसाइल की बात करते हैं तो एक अहम मसला जो है वो गंदगी और सफाई का भी है, और सबसे बड़ा कि जब कराची में ज़रा सी बारिश होती है तो वो कराची वालों के लिए ज़हमत बन जाती है। सब्ज़ी मंडी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इस वक्त सब्ज़ी मंडी जो है वो मसाइल का गढ़ बन गई है। बारिश का पानी जो है वो अभी तक नहीं निकाला जा सका है, निकासियाब ना होने की वजह से जो ताजिर हैं वहाँ पर, जो ड्राइवर्स हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत नबी, जो कि सब्ज़ी मंडी के चेयरमैन हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत नबी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस वक्त बताइए हज़रत नबी साहब के क्या सूरत हाल है सब्ज़ी मंडी की, और क्या मसाइल का आप लोगों को सामना है? देखिए, सब्जी मंडी से काफ़ी लोग जो है इस कारोबार से रिलेटेड है जी, और यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, यहाँ पर कारोबार करते हैं, खरीदार भी आते हैं। बल्कि बताना चाहूँ तो ये पूरा दुनिया में यहाँ चीज जाता है, इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। एशिया के मंडी में बड़ा, लेकिन यहाँ पर जो गोपतिसन है कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कई सालों से 20 साल हो गए यहाँ से जब से मंडी शिफ्ट हुआ, पुराना मंडी से, और डेली बेसिस पर करोड़ों रुपए के कारोबार यहाँ पर होता है, जो फंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है टैक्स देते हैं। लेकिन उसके मध्य भी आज तक किसने इसको तवज्जो ही नहीं दी मंडी को। तो बहुत बुरा हाल है, और क्या बताऊं, क्योंकि मार्केट कमेटी के पास फंड भी नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कुछ देता नहीं है। इसके पास अपना मशीनरी नहीं है कि रोजाना बुनियाद पर यहाँ सफाई होता रहे और यहाँ जो है रोजमर्रा जिंदगी जो है वो आसानी से चलता रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर कोई तवज्जो देता ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ा रीढ़ हड्डी है पाकिस्तान का। इससे काफी जो है लोग को वाबस्ता है कारोबारी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सर रोजाना की बुनियाद पर सफाई भी होता रहे, सेवरेज लाइनों का, रोडों का, रोड अच्छी है काफी,
तो ये होना लाजमी है ताकि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचे। और यहाँ पर जो है बाहर के लोग आता है तो कारोबार में आप ये देखिए जब वो माहौल देखते हैं तो फिर वो बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये चीजों में जरासीम लगा होता है। फिर हमारे रात जो सब्जी का काम ज्यादातर रात को होता है। तो रात को जब लोग आते हैं, फैमिली आता है, तो यहाँ अंधेरा होता है जैसा तोरा बोरा है, इसी तरीके से अंधेरा होता है। 4 साल से बिजली के भी काटा हुआ है केसी वालों ने, अब उसका भी कोई तरीका कार नहीं है, तो लोग काफी परेशान हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, क्या मुतालबात आपके हैं जो इस वक्त फौरी तौर पर आप समझते हैं कि पूरे होने चाहिए? हुकूमत से क्या आप डिमांड करना चाहेंगे? हम हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि भाई इस मंडी के लिए कोई फंड मुख्तस किया जाए ताकि इसके तरक्याती काम हो और इनसे लोगों को फायदा पहुंचे। रोजाना ये बहुत ज्यादा मुश्किलात है, ग्राहकों भी, खरीदारों को भी, ताजरों को भी, व्यापारियों की भी, एक्सपोर्टरों के लिए भी। तो ये इसको तवज्जो देने का मरकज है। अगर इनको तवज्जो दी जाए तो इंशाल्लाह इससे पूरी पाकिस्तान के अवाम को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हज़रत नबी हमारे साथ मौजूद थे। मुशर्रफ साहब आपकी तरफ आएंगे। बात कर रहे थे हम सब्ज़ी मंडी की, आपने सुना अभी कि किस तरह से मुश्किलात का सामना है। एक बड़ी मंडी है और कई मतलब कारोबार हम देखें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी चीज़ें आती हैं फिर यहाँ से जाती हैं। तो वो जगह बिल्कुल वो कह रहे हैं लाइट्स नहीं है, बिजली का निज़ाम धर्म भरम है। इसके अलावा रोड्स की अगर बात की जाए तो रोड्स का निज़ाम नहीं है, नकासियाब नहीं है, बारिश का पानी वहाँ पर जमा हुआ है। क्या कहेंगे इसके हवाले से, और क्यों इतनी बड़ी मंडी है उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता? जी देखिए, कराची की आबादी 2 करोड़ से ज़ायद की, उसका पूरा जो सब्ज़ी का जो सामान है, या सिर्फ सब्ज़ी मंडी नहीं है, बराबर में फ्रूट मंडी भी है। जी जी जी। तो फल फ्रूट पेरिशेबल आइटम होते हैं जो रोज़मर्रा, जो जैसे टमाटर और बहुत सारी हरी जो सब्ज़ी होती है जल्दी ख़राब हो जाती है। आप गंदगी देख रही हैं, आप हमारे घर में लोग ये खा रहे हैं और वहाँ पे कोई सफाई नहीं, वहाँ पानी नहीं है। आप हैरान होंगे, पानी वो ड्रम में कैसे ला के उसको, मतलब आप सब्ज़ी आई है तो जब सब्ज़ी आती है फील्ड से, फसल से कट के, तो गंदी हो रही होती है, तो सफाई करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। अब यहाँ जो जैसे चल रहा है वो वैसे चल रहा है। अब यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का काम है कि सहूलत दी जाए। सब्जी मंडी आप ले गए सुपर हाईवे पे, तो वहाँ पे सहूलत तो बनाते। अब वहाँ सड़क आप जाएं, आप सोचें लोडेड ट्रक जो फुल लोड है, उस पर 100 टन माल पड़ा हुआ, वो जा रहा है, वो टूटी, आपने देखी कैसी सड़क आपको नज़र नहीं आ रही है। सड़क बनाना किसका काम है? जी, मतलब अब हो सकता है क्योंकि हम भी मिनिस्टर से पूछते हैं, शायद चाइना बनाए या कोई और मुल्क बनाए। आप बैठे हैं, आप ही बनाएंगे ना यार। देखें, कोई भी तरक्याती काम होता है तो कोई बोल नहीं सकता है ये मैंने बनवाया। अवाम के टैक्स का पैसा होता है, इससे तरक्याती खराजात होते हैं और वो एहसान नहीं होता इस मुल्क पे, इन मुल्क के अवाम पे। उनका काम है ये। असेंबली इसलिए होती है कानून साजी करके, उसकी अप्रूवल दे के वहाँ पे काम हो, लेकिन ये लोग मतलब काम करना ही नहीं चाहते। अब यहाँ पे जो पैसे हैं, अब मार्केट कमेटी पैसे ले रही है कि आप ये सोचें कि ट्रक जो आता है वो पैसे देता है, जितना उस पर माल लोड होता है उस पर 8 पैसे पर किलो ये लोग लेते हैं। अब आप सोचें, आलू, टमाटर, प्याज, कितनी सब्जियां आप गिने तो 50 सब्जियां होंगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 सब्जियां, उस पर आप 8 पैसे भी ले रहे हैं। पैसे कहाँ जा रहे हैं? मतलब हर कोई खा रहा है, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक खा। अगर यहाँ पे सड़कें बन जाती, प्रॉपर निज़ाम होता, आप जाएं, आप गूगल पे लिखें, बांग्लादेश देखें, भारत देखें, वहाँ सब्जी मंडी तो देखें आप, वहाँ प्रॉपर तरीके से बनी हुई है मंडी, बाकायदा वहाँ कारोबार होता है। आप सोचेंगे नहीं, पता है जो रोज़ का रेट है वो आपका पैनाफ्लाई वहाँ पे चल रहा होता है, डिजिटल, उस पर रेट आ रहे होते हैं। हमारे इसी तरह से होना भी चाहिए। चाइना में आप जाके देखें, रोज़ का रेट मार्केट का खुलता है, नज़र आ रहा होता है पूरी मंडी में। आप सोचें हम कहाँ हैं? हम आज से, जब वो पाकिस्तान बना था उस वाली हालत में खड़े हुए हम। 70 सालों में 74 साल हमने गुजार लिए हैं, हम 74 साल पीछे ही खड़े में और हमने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त जो मंडी के हालात हैं वो बहुत बुरे हैं और हम लोग ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ना ही उसको डेवलप करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए कोई काम करते हैं। तो फौरी तौर पे जो सूबाई हुकूमत है उसको इस हवाले से काम करना चाहिए और सब्ज़ी मंडी का जो ख़ास तौर पे जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मज़ीद बात करेंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ और मौज़ूआत इंक्लूड करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा
और चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। बात करेंगे कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया को जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसका सामना है। पहले हमने देखा अल्फ़ा, बीटा, गैमा, फिर डेल्टा और अब ओमिक्रॉन जो है वेरिएंट उसका सामना है। और पाकिस्तान में इस वक्त बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ये वेरिएंट जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। और कराची की ख़ास तौर पे बात की जाए तो कराची में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के पॉजिटिव आने की शरह है वो 7% तक हो चुकी है। जबकि वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन सिर्फ अभी तक 40% है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएं कि माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये इसका फैलाव जो है वो बहुत तेज़ है। जो इन्फेक्टिविटी जो रेशो है वो ज़्यादा है, लेकिन ये उतना डेंजरस नहीं है जितना अगर इसका कंपैरिजन किया जाए डेल्टा वेरिएंट से और जो पुराने वेरिएंट थे। तो इस हवाले से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शोभा लक्ष्मी ने, जो कि हेड ऑफ़ कोविड आइसोलेशन वार्ड हैं डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शोभा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा, आपने वक्त दिया। इस वक्त पाकिस्तान में देखा जाए, खुसूसन कराची की अगर बात की जाए तो कराची में ये वेरिएंट जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर शोभा कि हमने देखा पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी, चौथी और अब 5वीं लहर का सामना है और एक और नया वेरिएंट का भी सामना है। तो ये जो नया वेरिएंट है ये किस तरह से मुख्तलिफ है जो कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट थे, और क्या ये उतना ही ख़तरनाक है या ये कम ख़तरनाक है बनिस्बत जो पहले हो चुके हैं वेरिएंट जो आ चुके हैं? हाँ, देखिए कोरोना वायरस का ये एक वेरिएंट है, तो ये इसकी अलामतें तो वही होती हैं जो कि कोरोना वायरस में होती हैं, जैसे बुखार होना, सांस की तकलीफ होना, खांसी, जिस्म में दर्द, और कभी कभी कुछ अफराद में ये लूज मोशंस और वोमिटिंग भी कराता है। अब बात यह है कि ये वेरिएंट कोरोना अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, तो इस वेरिएंट की बात यह है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत इजीली लगता है। लेकिन जो देखा गया है अब तक की जो तहकीक शो करी है वो ये शो करी है और जो रिजल्ट शो करे कि अब तक इस वायरस की वजह से अमवात की शरह थोड़ी सी कम है और जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो थोड़ी सी कम देखी गई। लेकिन इस बात मतलब खास बात यह है कि ये इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान के लगने की जो हम ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं कि लगने की जो सलाहियत है वो थोड़ी सी ज्यादा है। और लेकिन एक और चीज भी मैं बोलना चाहूंगी कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी तक हमने स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दफा देखा गया कि कोरोना के साथ जिनको भी लोगों को भी कोविड हुआ है उनमें लॉन्ग कोविड सिंड्रोम एक चीज होती है जिसमें जिस्म के धड़कन और अपने मतलब एक फॉगिंग और अपना मतलब एक कमजोरी का एहसास जो है, नींद का डिस्टर्ब होना, ये लॉन्ग टर्म तक 6 महीने से 1 साल तक भी लोगों को रहा है। तो इसके लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का इंसिडेंस कितना है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये तो आपको वक्त ही बताएगा, बट डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन इससे कम है। बिल्कुल ठीक। यानी ये वेरिएंट की अगर बात की जाए ओमिक्रॉन, तो ये इतना ख़तरनाक नहीं है क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइज हमें नहीं नज़र आ रहे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और कहा ये भी जा रहा है डॉक्टर शोभा कि ये लंग्स पे उस तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा जिस तरह से जो बाकी वेरिएंट थे उन्होंने किया। क्या इसकी वजह ये है कि हम लोग वैक्सीनेटेड हैं या ये या हर्ड इम्यूनिटी एक वर्ड है, या हम लोग इम्यून हो चुके हैं इस चीज़ के? क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए 2-3 फैक्टर्स है। एक तो अच्छी बात ये है कि वैक्सीनेटेड है, तो वैक्सीनेटेड को तो प्रीवियस वेरिएंट्स भी जो डेल्टा था या दूसरे वेरिएंट से भी देखा गया कि वैक्सीन जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन की शरह वैसे भी कम देखी गई। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा मतलब अभी तक जो रिसर्च वो ये शो करे कि ये ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी आपके नाक गले तक आपको ज्यादा इफेक्ट करता है, लंग्स को इतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन मैंने जस्ट पहले भी कहा कि वो अफराद जो कि बुजुर्ग हैं, जो कि डायबिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है या किसी भी वजह से जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी है, उसमें ये वायरस भी ज्यादा शिद्दत कर सकता है। और सिवियरिटी हमने देखी है ऐसे केसेस जो कि ये सारी फैक्टर्स है
उनमें हमने एडमिशन भी देखे हैं और उनमें हमने जो है डेथ्स तो अभी तक नहीं कहूंगी, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर डिजीज, क्रिटिकल डिजीज ऑफ कोर्स हमने देखी है। सही, तो इसलिए एहतियात लाते हैं बिकॉज और दूसरा अभी तक हम ये नहीं जानते कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ठीक है, सो सही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल हम अभी तो अभी हमें इसका सामना है आगे जाके जब क्योंकि अभी रिसर्च इस पे जारी है, आगे जाकर इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो भी मेरे ख्याल सामने आ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर शोभा, ये भी मुझे बताइए कि कोरोना वायरस की जो जितनी भी अकसाम हमने देखी, जितने वेरिएंट आए, उसमें जो सिम्टम्स थे, जो अलामात थे, उनमें एक ये अलामात जैसे नज़ला ज़ुकाम या जिस्म में दर्द, ये तो बहुत कॉमन था। इसके साथ साथ जो एक अहम अलामत थी वो ये थी कि जो सेंस ऑफ स्मेल है या टेस्ट है वो आपका चला गया था, टेस्ट बर्ड्स आपके ख़त्म हो जाते थे जो मुतासरा मरीज़ है। लेकिन अभी जो ये करंट ओमिक्रॉन वेरिएंट है कहा जा रहा है, उसमें ये अलामात उस तरह से सामने नहीं आ रही। तो क्योंकि अभी सर्दियां भी हैं और नज़ला ज़ुकाम खांसी तो यूजुअली सर्दियों में हो जाती है, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन है या ये नॉर्मल ज़ुकाम या नॉर्मल फ्लू है? देखिए, डिफ्रेंशिएट करने का तो खातिर ख्वाह टेस्ट यही तरीका यही है कि आप टेस्ट कराएं। हाँ। और उसके बगैर तो आप कभी भी सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस जो हैं वो इस किस्म की अलामात कर सकते हैं। तो 100% तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये नज़ला खांसी जुकाम की वजह से है या ये कोविड की वजह से। और मेरे ख्याल से अब तो टेस्टिंग रैपिड टेस्ट भी आ गया है, अगर वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा PCR की फैसिलिटीज जगह जगह मौजूद है, गवर्नमेंट बहुत जगह से फ्री PCR की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। सो अगर आपको सस्पिशन है और आपको लगता है कि आपका कोविड से एक्सपोजर हुआ है या आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक अलामतें की इन्फेक्शन की अलामत है, जैसे आपको नज़ला खांसी जुकाम या आपको गले में तकलीफ या बुखार है, तो बेहतर ये है कि अपने आप को आइसोलेट कर लें और जाके टेस्ट कराएं। और कोई 100% हम किसी भी तरह से इस वायरस को दूसरे वायरल इन्फेक्शन से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सही, यानी टेस्ट ही इसका एक वाहिद हल है। सही। अच्छा डॉक्टर शोभा, ये भी मुझे बताइए कि जो ओमिक्रॉन है उसका फैलाव रोकने के लिए अब जो बूस्टर डोजेज़ हैं वो भी आ गई हैं, तो वो कब लगवा सकते हैं? अगर वो लोग जो कि पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या जिन्होंने टोटल दोनों वैक्सीन करवा ली हैं, उसके कितने पीरियड के बाद या कितने टाइम के बाद जो है बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है? देखिए, रिकमेंडेशन तो ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी जो 2 डोजेस की सीरीज है वो पूरी करें। अगर आपने नहीं की है तो पहले तो आप अपनी 2 डोजेस की सीरीज पूरी करें। फिर कहते हैं जो जी मेरे ख्याल है डॉक्टर शोभा से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। जी डॉक्टर, हमें सुन पा रही हैं? So 3 to 6 months का जो मिनिमम ड्यूरेशन है, 3 to 6 months, उस दौरान आप बूस्टर लगा सकते हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने 30 years एंड अबव के लिए बूस्टर डोज की रिकमेंडेशन कर दी है, लेकिन सबसे पहले अपने आप 2 वैक्सीनेशन की सीरीज पूरी करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही, ठीक है। अच्छा ये भी मुझे बता दीजिए डॉक्टर शोभा कि अगर बच्चों की बात की जाए तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है बच्चों में भी इसकी तस्दीक हुई है? हाँ, बच्चों में भी ये देखा गया है और बच्चों को भी ये इफेक्ट करता है। लेकिन पहले भी जब हम दूसरे भी कोविड के वेरिएंट से हमने देखा कि बच्चों में वो इतनी सिवियर डिजीज नहीं कर रहे थे, और बच्चों में यूजुअली ये जिस तरह का आम नज़ला खांसी जुकाम होता है उसी किस्म की अलामतें थी। तो ओमिक्रॉन भी उसी तरह से बच्चों को इफेक्ट कर रहा है जैसे दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस इफेक्ट करते। बट ऑफ कोर्स मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि एहतियात लाजमी है। सही। और अभी इस वक्त अगर मैं जानना चाहूँ कि क्योंकि जिस तरह से ये फैल रहा है, इसका फैलाव बहुत तेज़ी के साथ है, आपने भी अभी बताया, तो हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए गए हैं इस हवाले से, मज़ीद उस हवाले से भी बताइए। देखिए, गवर्नमेंट इस वक्त सबसे पहले तो आपको वैक्सीनेशन की सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हैं, आपको फ्री वैक्सीन है। तो सबसे पहला तो गवर्नमेंट ने जो काम किया है कि वैक्सीन आपको प्रोवाइड किया। बूस्टर डोज भी अब 30 ईयर्स से ऊपर अफराद के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया है अनाउंस। तो सबसे पहले तो कॉस्ट है ना बूस्टर डोज में। हाँ, लेकिन एक और चीज जो मुझे लगता है कि अवाम की अपनी भी जिम्मेदारी है जो कि हम बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। कि आप देखें कि शहर में लोग बिल्कुल मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी भी दावतें पार्टियां हो रही है और गैदरिंग्स हो रही हैं जिसमें मतलब कोई
ना तो कोई प्रिकॉशंस फॉलो होती हैं, ना ही कोई लिमिटेड गैदरिंग होती है, वही लोग एक साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे पी रहे। तो मतलब ये तो आप गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन लगा भी ले, बट इंसान की अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। तो उस चीज में मुझे ख्याल से हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, जब भी हम घर से बाहर जाएं मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, कोशिश करें हुजूम की जगह पे ना जाए और अपने आप और अपने घर वालों को बचाएं। जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट कौन सी स्ट्रेटजीज बना रही है, तो इस पे मीटिंग्स चल रही हैं। अभी तक खातिर ख्वाह की स्ट्रेटजी या पॉलिसी अभी तक मतलब इस वक्त कोई बाहर नहीं आई है, बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस सीरियसली और जो भी रिकमेंडेशंस होगी वो ऑफ कोर्स हम सबको फॉलो करनी होगी। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हम खुद भी एज अ इंडिविजुअल हमारी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी है इस तरफ। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर शोभा, क्योंकि 2 साल से ज़ायद हो गए हैं और हमने इस दौरान जो है अपने बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ में देखा, बहुत सारे प्यारे जो हैं वो हमसे जुदा हो गए। तो अब तो ये हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि एक हम अपना ख़्याल रखें और अपने क्योंकि हमारे से हो सकता है हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, हमें ये इन्फेक्ट इतना ना करे, लेकिन हमसे किसी और को लग जाए, तो ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है और अब तो हमें इसका आदी हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हैं, मॉल्स को अगर देख लें तो वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर यही जो है वो आवाम का जो रवैया है वो इसी तरह रहता है, तो क्या समझती हैं डॉक्टर शोभा कि मज़ीद इसमें इजाफा होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपने देखा है कि दुनिया के सारे मुल्कों में अब केसेस बहुत तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर हमने यही चीजें मतलब इसी तरह से हमारी प्रैक्टिसेस रही और हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा ही रहा, तो वो दिन मतलब हम भी बहुत जल्दी हमारे पास दोबारा से वो केसेस आने की शरह बढ़ जाएगी, जो कि हम देख रहे हैं कि अब देखिए सब बड़े शहरों में बहुत ज्यादा केसेस, जो पिछले 3-4 हफ्ते में बिल्कुल भी केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, अब ज्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली अगर हमने एहतियात नहीं किया और कुछ नहीं किया, तो अगले 2 हफ्तों में हम देखेंगे कि केसेस की शरह बढ़ेगी। ठीक है, और ये भी बताइए डॉक्टर शोभा कि इस हवाले से कोई स्मार्ट या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम हुकूमती अगर हुकूमत को देखें तो इस तरह की कोई पॉलिसीज़ हैं कि आगे हम या जिस एरिया में अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। देखिए ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, मैं तो एक क्लिनिशियन हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अगर हमें लगता है कि हमें खुद में अगर हमें सिम्टम्स लगते हैं तो इससे कि पहले कि गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन लगाए, हम खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर लें और अपना जाके टेस्ट करें और दूसरों को बचाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद थी और बिल्कुल सही उन्होंने ये बात कही कि हम क्योंकि हमारी एक ज़िम्मेदारी है, माशरती ज़िम्मेदारी भी है और इंसानियत की अगर बात की जाए तो कहते हैं ना कि एक इंसान को अगर दूसरे इंसान से तकलीफ़ हो तो ये बहुत बड़ी गुनाह ही होता है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, क्योंकि अभी भी ये वायरस गया नहीं है और आगे नहीं पता हमें कि कितने वेरिएंट इसके और आएंगे और हमें इससे लड़ना है। और अभी भी जो लोग वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं कराई है या जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं वो जाकर अपनी जो दूसरी डोज़ है वो लगवाएं, और जो दोनों डोजेज़ लगवा चुके हैं उनके लिए बूस्टर डोज़ भी आ चुकी है जो कि 30 से अबव हैं, वो उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये बूस्टर डोज़ लगाई जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे कराची के एक टैलेंट से, तो आइए देखते हैं कि वो क्या होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट कराची टैलेंट का, जिसमें आज हम आपको मिलवाएंगे कराची के एक बहुत ही ज़हीन और होनहार इंसान से, जिन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। और ये पोर्ट्रेट देखकर आप बड़े हैरान रह जाएंगे, बड़े ही महारत से इन्होंने ये पोर्ट्रेट बनाया है
और ये पोर्ट्रेट आपको बताएं कि 5000 से ज़ायद जो है वो कॉइन्स की मदद से बनाया गया है। ये पोर्ट्रेट 6 फीट लंबा है और चौड़ाई में जो है वो 4 फीट तक है। और इसमें जो कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो सिक्के हैं, वो 1 रुपये का सिक्का इसमें यूज़ किया गया है। और इस पोर्ट्रेट को तकरीबन 3 साल के अरसे में बनाया गया है। और जिन्होंने बनाया है वो हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद हुसैन। उनसे हम आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि कितना वक्त लगा, क्या मुश्किलात का सामना आया और बड़ा ही यूनिक आइडिया था, क्या दिमाग में था, कब ये इस आइडिया से इंस्पायर हुए जो इन्होंने सोचा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट बनाया जाए और वो भी सिक्कों से। तो वेलकम करते हैं आबिद हुसैन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, वालेकुम सलाम, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी आबिद बताइए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट बनाया गया, अभी हम देख रहे थे स्क्रीन पर, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ी ही महारत से बनाया गया है। तो डिटेल बताइए पहले कि कितने सिक्के का इस्तेमाल इसमें किया गया है और कब आपने ये बनाना स्टार्ट किया? 3 साल के मेरे ख्याल अरसे में इसको मुकम्मल किया बिल्कुल गया। इसमें जो कॉइन्स टोटल यूज़ किए मैंने वो 5240 कॉइन्स इसमें जी। और 2016 में मैंने जहन में ये एक आइडिया आया कि अच्छा, मैं कुछ यूनिक टाइप का काम करूं, क्योंकि इससे पहले मैं ऑयल पे, वाटर कलर पे काम करता था। हाँ। तो मैंने डायनेम से भी काम किया है, जीन्स जो होती है हमारी ओल्ड पुरानी, तो उस पर भी मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने सोचा कुछ अलग से होने चाहिए। तो फिर मैंने कॉइन्स के एक जहन में आया कि हमारे पास पाकिस्तानी जो कॉइन्स हैं उसमें सिल्वर के भी आते हैं, कॉपर के भी आते हैं और पितल के भी आते हैं। तो कॉपर के शेड बड़े अच्छे निकलते हैं। तो मेरे जहन में आया कि हमारे 1 रुपये वाला जो कॉपर का लाल कॉइन आता है तो उसमें शेड अच्छे निकलेंगे, मैं उसको यूज़ करके एक पोर्ट्रेट बनाऊँ। और हर साल 25 दिसंबर को स्टेट बैंक म्यूज़ियम में एक एग्जीबिशन होती है कायद-ए-आज़म के हवाले से, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा था। तो 2016 में मेरे जहन में आया, जब मैं मार्केट में गया तो मुझे पता लगा कि ये कॉइन्स बंद हो चुके हैं और ये इतनी तादाद में मिलेंगे नहीं। कोई 5, 10, 8, 10, 50, 100 तक भी मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मुझे तो हज़ारों चाहिए थे। तो फिर मुझे उसमें बड़ी दुश्वारी हुई कलेक्ट करने में। तो 16 से मैंने आइडिया स्टार्ट किया, 16 गुजर गया, 17 गुजर गया, 18 तक मैं कॉइन्स कलेक्ट करता रहा। यहाँ तक कि जो शौक में कॉइन्स इकट्ठे करते थे मैं उनके पास गया और उनसे मैंने 200 रुपये का भी एक कॉइन खरीदा। ओह माय गॉड, यानी कि 1 रुपये का सिक्का आपने 200 रुपये में भी खरीदा? जी बिल्कुल, 200 रुपये में मैंने खरीदा। तो जो मेरा आइडिया था, मुझे तो सिर्फ फोकस था वहाँ पे कि मुझे वो पूरा करना है। तो इसमें मेरे काफ़ी खर्चा भी बहुत हो गया। फिर इसको बनाना भी था और मुझे डिस्प्ले करना था कि 25 दिसंबर तक मैं इसको डिस्प्ले करूँ। तो 2018 के तकरीबन मैंने सितंबर अक्टूबर तक मैंने कॉइन्स इकट्ठे कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने उसकी एक साइज़ निकाली, उस पर रिसर्च की कि इसका डाया कितना है और मेरा जो पोर्ट्रेट वो किस साइज़ में जाएगा, क्योंकि पर कॉइन पर पिक्सल मैंने यूज़ किया। जैसे डिजिटल आर्ट में आप देखें कि वो जो भी इमेज होती है डिजिटल वो पिक्सल में होती है। तो फिर मैंने इसकी साइज़ देखी कि वो 20 mm का इसका डाया है। अच्छा। अब मैंने पर पिक्सल 20 mm, इसको फिर मैंने कंप्यूटर के डिज़ाइन किया कि अगर मैं 20 mm का एक सर्कल रखता हूँ तो वो कितने सर्कल मेरे लगते हैं और क्या साइज़ बनता है। तो वो तकरीबन बन रहा था, जो शुरू में वो 5 बाय 8 फीट का बन रहा था। तो उतने मेरे पास कॉइन नहीं थे। फिर मैंने अपनी कॉइन की तादाद देखी तो वो कम हो रहे थे। फिर मैंने उसको कंज्यूम किया थोड़ा सा। तो कहाँ से सिक्के जमा किए इतने सारे? मैंने कुछ दोस्तों की मदद से, रिश्तेदारों की मदद से, कुछ लाड़काना से मेरा बेसिकली ताल्लुक़ है, तो मैंने लाड़काना से मंगवाए, सक्खर से मंगवाए, रिश्तेदारों से, लाहौर से मंगवाए मैंने, कोयटा से और पेशावर से, जहाँ जहाँ दोस्त थे सबको मैं बोलता था कि यार, वो पूछते थे क्या, मैं अपना आइडिया भी शेयर नहीं करना चाह रहा था कि वो आउट ना हो जाए, मुझसे पहले कोई और ना कर ले। तो एक वो आर्टिस्ट को होता है कि अपना जो मेरा आइडिया है वो मैं डिस्प्ले करूँ, वो मेरे नाम से जाना जाए। और पाकिस्तान में से पहले कभी काम नहीं हुआ था। यूरोप और अमेरिका साइड पे बहुत इस टाइप का काम हुआ हुआ है। तो पाकिस्तान में मुझे ये फ़ख्र है कि ये काम मैंने किया और वो मेरे नाम पे आया है। हाँ नहीं, बिल्कुल, हमें भी आप पे फ़ख्र है। और पाकिस्तान के आप पहले इंसान है कराची के जिन्होंने कॉइन्स की मदद से एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाया है। अच्छा, ये भी बताइए कि एक तो कॉइन्स जमा करने में मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और दूसरा आपने सिर्फ 1 रुपये का जो है सिक्का इसमें यूज़ किया है, तो 1 रुपये का सिक्के का इंतखाब क्यों किया? असल में 1 रुपये इसलिए कि उसका जो साइज़ है वो 5 रुपये वाले सिक्के से थोड़ा सा छोटा है। अच्छा। या बीच में 10 रुपये वाला सिक्का भी आता है, लेकिन वो इतने क्वांटिटी में नहीं है। वो मखसूस उन्होंने बनाया स्टेट बैंक ने और वो मखसूस ही रहे। तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी और कॉपर के शेड बहुत अच्छे निकलते हैं, इसलिए ये चीज़ें मैंने थोड़ी जो रिसर्च की थी तो उस हवाले से मैंने इसको 1 रुपये को सिलेक्ट किया कि 1 रुपया बेहतर रहेगा मेरे लिए। अच्छा, ये भी बताइए आबिद कि अभी हम पिक्चर देख रहे थे तो उसमें कलर भी थोड़ा चेंज है,
तो वो क्या उस पर कलरिंग की है आपने या उसको किस तरीके से कुछ डार्क कॉइन्स हैं, लाइट, किस तरह से कलर कैसे चेंज हुआ? अच्छा, इसमें मैंने कलर कोई भी दूसरा मीडियम यूज़ नहीं किया, जो मीडियम है वो कॉइन अपने खुद है। अच्छा, कॉइन्स जब मैंने कलेक्ट किए तो ज़ाहिर कुछ पुराने कॉइन मिले, कुछ किसी के पास साफ थे, कुछ मिक्स मिले थे, क्योंकि ये 2010 में स्टेट बैंक ने बंद कर दिए थे, इस पर पाबंदी लगा दी थी। तो अगर इसकी हम एक्चुअली कॉस्ट देखें कि जो कॉपर की कॉस्ट है वो पर केजी के हिसाब से आप देखें तो वो 750 रुपये किलो थी उस टाइम 2016 में, और 1 किलो के अंदर जो कॉइन्स अगर तुल रहे थे वो 200 सिक्के तुल रहे थे, और उसकी कॉपर की कीमत 750 रुपये बन रही थी, तो उस हिसाब से भी वो बहुत महंगे पड़ रहे थे स्टेट बैंक को, शायद इस वजह से भी, तो उन्होंने इसलिए शायद बंद किया हूँ। फिर भी मैंने इसी को सिलेक्ट किया कि नहीं, इसको मैंने करना है और इसी तरीके से काम इस पर जारी रखना है। तो फिर मैंने इसको साफ़ किया, कुछ को मैंने डर्टी रखा कि मुझे शेड मिल जाए, जितने मेले होंगे वो उतनी डार्क शेड देंगे, जितने मैं साफ़ करूँगा उतने वो क्लीन होंगे। किसी को मैंने पॉलिश किया ताकि वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हों, शाइन करें, तो जहाँ मुझे जिस शेड का ज़रूरत थी मैं उस टाइप का वो कॉइन्स को कलेक्ट करता था। अच्छा, ये भी बताइए आबिद कि आपने इतने सारे कॉइन्स जमा किए, इसके ज़ाहिर है इतना बड़ा पोर्ट्रेट है, 6 फीट इसकी लंबाई है, तो आपको नहीं लगा कि बनाते वक्त के कहीं कॉइन्स कम ना पड़ जाएं या जो शेड आप लगाना चाह रहे हैं वो ना मिले, तो इस तरह की कुछ मुश्किलात का सामना? जी, मैंने आपको बताया कि मैंने इससे पहले डिज़ाइन किया था पूरा कंप्यूटर पे इसको, कि इसका जो डाया है 20 mm का वो कितने पिक्सल बनते हैं, तो मेरे पास उतने कॉइन हैं कि नहीं, और ये शुरू में जो मैंने डिज़ाइन किया था वो तकरीबन 5 बाय 8 फीट साइज़ बन रहा था, तो उसमें कॉइन्स मेरे पास कम पड़ रहे थे। फिर मैंने उसको कुछ हिस्सा मैंने उसका नीचे कम किया कि मुझे सिर्फ फेस को फोकस करना है, तो फेस और थोड़ा सा हिस्सा मैंने शोल्डर्स का ले लिया कायदे के, तो वो तकरीबन 5240 का एक रेशो निकला। उस पर मैंने एडोब पे पूरा डिज़ाइन किया था कंप्यूटर पे, तो फिर मैंने उस हिसाब से, क्योंकि मुझे सिर्फ फेस के जो कॉइन्स हैं वो तकरीबन 4000 के पास हैं, और 1240 जो हैं वो बैकग्राउंड में, वो फिर मैंने सिल्वर यूज़ किया ताकि बैकग्राउंड चेंज नज़र आए। अच्छा, इसमें एक और मैं बात बताऊँ, लोग अक्सर इस कॉइन्स को देखते हैं और बोलते हैं कि 1 रुपये के सिक्के के एक तरफ कायदे-आज़म का पोर्ट्रेट बना हुआ है और दूसरी तरफ मस्जिद बनी हुई है, ये आम लोग कहते हैं। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ये कायदे-आज़म की तस्वीर तो है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज कलंदर का मज़ार बना हुआ है, वो कोई मस्जिद नहीं है। तो ये 2 चीज़ें थी, तो मैंने बैकग्राउंड दोनों साइड यूज़ की मैंने। अच्छा, ये भी बताइए आबिद के कितनी अप्रिसिएशन मिली, अगर जो घर वालों की बात करें, सोसाइटी की बात करें, और गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने कोई आपको बुलाया, इसको सराहाया गया? अभी जो आपका पोर्ट्रेट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूज़ियम में, वहाँ पे ये डिस्प्ले हुआ था 2018 को एग्जीबिशन की, तो अभी तक वहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि 2019 में कोविड आ गया तो सारी चीज़ें बंद हो गई थी और डिस्टर्ब हो गई थी पूरी दुनिया, तो उसमें ये बन रहा। रिसेंटली अभी म्यूज़ियम दोबारा ओपन हो गया है, तो अभी भी लोग आते हैं वहाँ पे, ज़्यादातर मुख्तलिफ ममालिक के लोग बहुत आते हैं म्यूज़ियम में, तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उसके साथ फ़ोटोग्राफ बनाते हैं। फिर वो स्टेट बैंक जब अपने पेज पर रखता है मैं देखता हूँ, बड़ा खुशी होती है एक किस्म की। और उसके अलावा काफ़ी चैनल्स ने मुझे, उन्होंने इंटरव्यू किए मेरे, और कुछ मैगज़ीन थे जिसमें आर्टिकल छपे मेरे ऊपर, और एक मलिया लोधी UNA की मेंबर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था मेरे इस काम के ऊपर, पाकिस्तान रेडियो ने ट्वीट किया था। मतलब काफ़ी आपको इस हवाले से अप्रिसिएशन मिली। अच्छा, ये भी बताइए कि अब आने वाले, क्या आपने कोई नया आइडिया सोचा है या कोई इन प्रोसेस है, कोई और हम देखेंगे ऐसा कोई पोर्ट्रेट इन फ्यूचर? असल में मेरा अपना एक आइडिया था कि मैं इसकी एक सीरीज़ बनाऊं कॉइन्स के ऊपर, लेकिन कॉइन्स इतने महंगे हैं, वो 200, 300 रुपये का मैं कॉइन्स इतना अमाउंट नहीं है, गरीब सा आर्टिस्ट हूँ मैं, तो इतना मैं अमाउंट नहीं कर सकता कि मैं 200 रुपये 300 रुपये का एक कॉइन ख़रीदूँ और वो हज़ारों की तादाद में ख़रीद के और मैं कोई एक आर्ट वर्क बनाऊँ, क्योंकि एक ही मेरे को तकरीबन 4-5 साल गुजर चुके हैं कि वो अभी तक वो पोर्ट्रेट सेल आउट नहीं हुआ। तो हाँ, अगर वो सेल आउट हो जाता तो फिर भी मेरे पास कुछ अमाउंट आ जाता तो मैं दूसरे के लिए सोचता। इसके अलावा मैंने डायनम जीन्स के ऊपर मैंने काम किया है, और मेरा एक अपना मुख्तलिफ मीडियम्स को मैं चेंज करता रहता हूँ कि मुख्तलिफ मीडियम्स पे आर्ट वर्क बनाऊँ। मैंने डायनम पे काम किया है, मैंने धागे से एक डांसिंग गर्ल जो हमारी मोहनजोदड़ो की है संबारा, उसका मैंने पूरी फिगर बनाई है धागे से के साथ। उसमें कोई मैंने कलर यूज़ नहीं किया, कोई पेन मार्कर यूज़ नहीं किया, लेकिन आप अगर दूर से देखेंगे उसको तो आपको ऐसे लगेगा कि किसी मार्कर, ब्लैक मार्कर से वो बना हुआ है, लेकिन वो पूरा धागा है। वो एक कराची की आर्ट गैलरी में वो पड़ा हुआ है। सही सही।
बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से काम करते रहें और इसी तरह से कराची का करते रहें। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आज के भाव की तरफ। जी आज के भाव में हमारे साथ मौजूद हैं बसीम इफ्तिखार, हमारे रिपोर्टर। उनसे जान लेते हैं कि आज मुख्तलिफ चीज़ों के जो रेट्स हैं, स्पेशली सब्ज़ियों के और फलों के, वो क्या हैं। जी बसीम, बताइएगा हमें कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ों की रेट्स में कुछ कमी आई है या इसी तरह महंगाई का जो हाल है वो बुरा है। जी इस वक्त मैं जिस सब्ज़ी के स्टॉल पर मौजूद हूँ, मेरे अकब में जो सब्ज़ियाँ मौजूद हैं, ये तमाम तरह सब्ज़ियाँ जो है वो महंगी हो चुकी हैं। जबकि मेरे सीधे हाथ में जो सब्ज़ियाँ मौजूद हैं, जिसमें टमाटर हैं, आलू हैं, प्याज है, इनकी कीमतों में कमी वाक़ हुई है। टमाटर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में 140 रुपये की रिटेल के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से आलू प्याज 40 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। लेकिन भिंडी जो है उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा है। भिंडी जो कि 160 रुपये और 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रही थी, वो अब जो है 320 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरीके से अगर बात करें मटर की, तो मटर भी जो है वो भी तकरीबन 40 रुपये महंगा होकर 160 रुपये फ़ी किलो पर आ गया है। लौकी और इसके साथ साथ तुरई भी महंगी हो गई है। लौकी और तुरई भी जो है वो 40 रुपये महंगी होकर 160 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई है। इसी तरीके से अगर शिमला मिर्च की बात करें, तो शिमला मिर्च भी 200 रुपये पे पहुँच गई है रिटेल की सतह पर। और इसी तरीके से जो मिर्चें हैं, यानी कि पतली वाली मिर्चें हैं, वो भी तकरीबन 240 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई है। होशरुबा इजाफा देखने हमारे इनकी कीमतों में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सब्ज़ी मंडी के ताजिर हैं और जो सब्ज़ी मंडी ज़राए, उनका बताना यह है कि मुल्क में जो है मौसम सर्द है। मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो कराची की सब्ज़ी मंडी तक पहुँचती हैं। तहाँ चूँकि सर्दी शदीद पड़ रही है और बारिशों का सिलसिला भी जारी है, उसके नतीजे में सब्ज़ी की सप्लाई जो है वो कम हुई है मंडियों में, जिसके नतीजे में इन सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। जबकि शहरियों का कहना है कि हुकूमत सब्ज़ियों की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम करे ताकि सब्ज़ी उनकी क़ुव्वत ख़रीद में आसानी आ सके। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार आपका अपडेट करने के लिए। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट माल के हाल की जानिब और आपको बताएंगे कि इस वक्त मुख्तलिफ करेंसी रेट्स क्या हैं। जी ये तो था माल का हाल और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी हो ज़हरा रज़ा और सिटी एट 10 की टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।